चलिए, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। भारतीय आर्ट्स क्लासेस में आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं, स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ खास टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का जो नाम है, ये 12 हिस्ट्री के 10वां चैप्टर है, जिसका नाम आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, उपनिवेशवाद और देहात। तो देखिए, ये टॉपिक केवल 12th स्टूडेंट के लिए ही बेहतर नहीं साबित होने वाला है, वो हर विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि जो किसी भी तरह के एग्जाम के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जनरल कंपटीशन हो चाहे किसी भी प्रकार के, और एक सोशल नॉलेज के अगर दृष्टिकोण से देखें तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से जो है सबसे पहले अंग्रेज आए तो कहां पर अपना कब्जा किए, उपनिवेश कहां से शुरू होता है भारत में। तो आइए बिना बकवास किए हुए हम डायरेक्ट इस टॉपिक के ऊपर में देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख पा रहे हैं, उपनिवेशवाद। तो देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक पावरफुल कंट्री जो होती है, एक शक्तिशाली जो देश होती है, वो शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर जाकर कर करके वहां के संसाधनों पर, वहां के नियम कानूनों को अपने अनुसार चलाना शुरू कर देते हैं। यानी कमजोर देशों के जो शासन होते हैं उनको अपने अंडर में ले लेना, उसी विचारधारा को हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद की विचारधारा। एक बार फिर से बोलते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब कोई मजबूत देश कमजोर देशों पर जाकर कर करके उनके संसाधनों को अपने अधीन कर लेना, यानी कब्जा कर लेते हैं, तो इसी विचारधारा को ही हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद की विचारधारा। अभी सबसे पहले भारत में अगर जिस सिटी की बात करें, जिस जगह की बात करें, तो अंग्रेज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत में डालते हैं। तो धीरे धीरे देखिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो वो लोग किसी जगह को उपनिवेश नहीं बनाए थे, उस सिटी को किसी उपनिवेश सिटीज नहीं बनाए थे। बाद में, और सबसे जो पहला जो सिटीज होता है, जो उपनिवेशिक सिटीज माना जाता है, तो उस सिटीज को हम लोग कहते हैं बंगाल। अब धीरे धीरे अब देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से अंग्रेज बंगाल पर कब्जा किया। इस चीज को आप बेहतर से समझेंगे। इस टॉपिक में और भी कई चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे, बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो हम पीछे से चल रहे हैं, जब यहाँ तक आपका बैकग्राउंड अगर ठीक रहेगा तो आप बेहतर ढंग से प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध से परिचित हो पाएंगे और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में भी आएगा। तो ध्यान से समझेंगे, हम आपको 1700 ईस्वी से हम आपको लिंक करके पढ़ाए, तो आपको मालूम होगा कि जब बात 1700 ईस्वी की चलती है, तो 1700 ईस्वी में जो दिल्ली के गद्दी पर जो सुल्तान होते हैं वो अब मुगल बादशाह होते हैं। मुगल बादशाह वही मुगल बादशाह जिनका नाम क्या होता है, औरंगजेब होता है। तो औरंगजेब की अगर हुकूमत के बारे में बात करें तो दिल्ली पर औरंगजेब का जो हुकूमत होती है वो 1707 ईस्वी तक माना जाता है। ये वही बंगाल की आज चर्चा चलेगी जिस बंगाल से अंग्रेज जब व्यापार किया करते थे तो कहते थे कि बंगाल से जितने भी पूरे एशिया से जो व्यापार करते थे अंग्रेज, तो केवल कहा जाता है कि पूरे एशिया से जितना भी फायदा अंग्रेजों को होता था, केवल 60% उनका मुनाफा अकेले बंगाल से हुआ करता था। अब ये किस तरह से एक बंगाल धनी प्रांत था, धनी क्षेत्र थे, और किस तरह से अंग्रेज यहाँ पर इस क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया, इस चीज को हम बाखूबी से पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, ये दिल्ली पर अगर किसी का हुकूमत चल रहा था तो वो था मुगल बादशाह औरंगजेब का। अब ध्यान से समझेंगे, और ये बंगाल की बात करें तो इस समय बंगाल में आपका पूरा ये बांग्लादेश आ जाता है, और ये ऊपर का जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल। इतना बड़ा जो क्षेत्र था बांग्लादेश, अब ये बंगाल के नाम से जाना जाता था। इसमें बांग्लादेश भी आते थे और पश्चिम बंगाल भी आते थे, ये दोनों मिलकर करके बंगाल कहलाता था। अभी इसमें बिहार नहीं है, अभी इसमें उड़ीसा भी नहीं है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों मिलकर के बंगाल कहलाया। अब ध्यान से समझेंगे, ये बंगाल की अगर बात कर ले तो ये बंगाल जो प्रांत था, जो क्षेत्र था, वो दिल्ली के अंतर्गत आते थे, यानी मुगल के ही कब्जे में थे ये क्षेत्र को। तो ध्यान से समझेंगे, इस समय औरंगजेब का शासन चल रहा है और 1707 तक औरंगजेब की शासन चलेगी। तो कहते हैं इसी समय कि 1700 ईस्वी में औरंगजेब जो थे वो यहाँ का यानी बंगाल का दीवान बनाए। किनको बनाए, तो मुर्शिद कुली खां को। अब ध्यान से सुनेंगे, मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह था, यहाँ बंगाल का जो दीवान थे वो मुर्शिद कुली खां को बनाए।
अब आपको बताते चले हम कि दीवान का मतलब क्या होता है। जैसे दीवान में जो रिवेन्यू को कलेक्ट करता है, राजस्व को जो कलेक्ट करते हैं, पैसे वगैरह जितने भी टैक्सेस वैक्सेस का जो कंट्रोलिंग होता है, तो जिनके हाथ में होता है उसी व्यक्ति को दीवान कहते हैं। अब दीवान को सूबेदार नहीं कह सकते क्योंकि ये एक प्रांत है, इसको हम लोग सूबे कहते हैं। और सूबे का जो सर्वो यानी एक तरह से राजा जो होते हैं ना, वही सूबेदार कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ सूबेदार कहाँ चलता है? राजा का। जैसे अब मुगल बादशाह के अधीन ये बंगाल आ रहा है, तो ये बंगाल तो पूरा, यहाँ बंगाल पर जो हुकूमत करेंगे वो तो स्वतंत्र नहीं होंगे, तो ये नवाब नहीं हो सकते। जब ये बंगाल अगर पूर्णतः स्वतंत्र हो जाए, अपने अंडर में अगर चलाना शुरू कर दे, तो इसको फिर हम यहाँ के जो राजा होंगे उसको नवाब कह सकते हैं। लेकिन अभी कोई अगर यहाँ का किंग बनता है तो उसको किसके छत्र छाया में जीना होगा? तो उसको मुगल बादशाह का जिस तरह से ऑर्डर होगा उसी तरह से उस ऑर्डर को पालन करवाएगा अपने स्टेट में, अपने एरिया प्रांत में। तो ध्यान सुनेंगे, अभी औरंगजेब का हुकूमत चल रहा है। अब मुगल बादशाह क्या किया कि यहाँ इस बंगाल वाले क्षेत्र पर मुर्शिद कुली खां को यहाँ का दीवान बना दिया, जो राजस्व को कलेक्ट वगैरह कर सके। कहते हैं कि आगे चल के अब जाते हो कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये मुर्शिद कुली खां जो एक समय में दीवान रहता है, अब ये आगे चल करके कहते हैं 1717 ईस्वी में ये जो है दीवान से सूबेदार बन जाता है। ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो पूरे बंगाल जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल आते थे और ये बांग्लादेश आते थे, इस प्रांत के जो क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जो एरिया था, यहाँ का एक मालिक हो गए, इस सूबे का एक मालिक बन गए और इसको कहते हैं सूबेदार। अब ये सूबेदार बन गए। कहते हैं कि आगे चल करके बंगाल में धीरे धीरे जब मुगल बादशाह कमजोर होना शुरू हो गए, तो ये जो है ये सूबे से हटा करके अब नवाब भी लगाना शुरू कर दिए। ये स्वतंत्र होकर के अपना शासक जो है बंगाल में शासन चलाना शुरू कर दिए। अब ध्यान से समझने के बाद को यहाँ हुआ क्या कि मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में ही ये अपनी जो कैपिटल थी ढाका, इस बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी ढाका, इसको ढाका से स्थानांतरित कर करके बदल कर करके और मुर्शिदाबाद कर दी। ध्यान से सुनेंगे, मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में राजधानी को ढाका से चेंज करके कहा कर दिए, तो मुर्शिदाबाद कर दी। अब आगे की अगर हम आपको बात बताएं तो देखिए, उस समय मुगल बादशाह चेंज हो गए थे और मुगल बादशाह, चूंकि आप लोग पढ़े कि 1717 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद के जो मुगल बादशाह है उसमें से एक का नाम है जिसका नाम है फारूक सियर। फारूक सियर क्या किए कि उस समय जो अंग्रेज भारत में व्यापार करते थे, भारत के कई क्षेत्रों से व्यापार किया करते थे, तो अंग्रेज बंगाल से भी व्यापार करते थे, लेकिन अभी बंगाल के संसाधनों पर वो कब्जा नहीं किए हैं, इसीलिए बंगाल जो क्षेत्र है वो औपनिवेशिक शहर में नहीं गिना जाएगा अभी। तो ये कब औपनिवेशिक शहर बनेंगे तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी ध्यान सुनेंगे, अभी अंग्रेज इस बंगाल से व्यापार कर रहा है। इस बंगाल में अभी कौन कौन से क्षेत्र इंक्लूड है? तो इस बंगाल में पूरे बांग्लादेश आते हैं, इस बंगाल में पश्चिम बंगाल आते हैं। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो देखिए, फारूक सियर वो मुगल बादशाह था कि फारूक सियर अंग्रेजों को कहा कि भैया आप दिल्ली का जो रॉयल ट्रेजरी है, जो राजकोष है, इस राजकोष में आप 3000 रुपए जमा करा दीजिए और बदले में हम आपको एक वीआईपी कार्ड देंगे जिसको फरमान या दस्तक कहते हैं, और बोले कि इस वीआईपी कार्ड को दिखा करके आप इस बंगाल से फ्री ट्रेड कर सकते हैं। यानी व्यापार आप करिएंगे तो व्यापार में जो टैक्स देने पड़ते हैं तो वो टैक्स से आपको मुक्त कर दिया जाएगा, केवल आपको दस्तक दिखाना है, यानी ये फरमान दिखाना है, और ये फरमान मुगल बादशाह से मिलेगा आपको, यानी फारूक सियर देंगे। और बोले कि कब आपको मिल पाएगा? जब आप 3000 जो है मुगल राजकोष में जाकर करके जमा करेंगे। अब बताइए, अंग्रेज सोचा कि जिससे इतना ज्यादा व्यापार हो रहा है, कहते हैं कि 1706 से लेकर करके 1756 ईस्वी तक यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि इतना पैसा कमाया, इतना पैसा अंग्रेज कमाया, 650 से भी ज्यादा करोड़ का चांदी कमा लिया। अब उस समय में 6.5 करोड़ से ज्यादा का चांदी कमाना बहुत आम बात नहीं था, बहुत मायने रखता था। अब इस सिचुएशन में इंतजार कर रहा था कि कुछ इस तरह से हमको मिले कि भाई फ्री में
व्यापार वो कर नहीं लगेगा तो फिर उसका मजा कुछ और हो जाएगा। तुरंत जो है अंग्रेज इस चीज को फायदा उठाया और कहते हैं कि फारूक शेर के कहने पर ये ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या किए कि ये व्यापारिक फरमान को एक्सेप्ट कर लिए और जाके मुगल राजकोष में 3000 रुपए जमा किए और बदले में फारूक शेर से, मुगल बादशाह फारूक शेर से ये फरमान को ले लिए। अब कहते हैं कि इस फरमान को देखा करके ये बंगाल से फ्री में व्यापार कर रहे थे। अब तो ये तो बंगाल से वस्तु बेच सकते थे या फिर बंगाल से वस्तु को खरीद सकते थे, इनको इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। क्योंकि बंगाल का जो एरिया देख रहे हैं ये दुआओ वाला एरिया है, क्योंकि इधर में गंगा नदी आके बांग्लादेश में गिरती है और इधर में जो है ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आके बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है, हम पिछले विजयनगर में भी अब आपको पढ़ाए थे कि दो नदी को जो बीच का जो एरिया होता है काफी उपजाऊ होता है और इसी क्षेत्र को दुआव क्षेत्र कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो एरिया काफी उपजाऊ होते हैं उसको हम लोग दुआव क्षेत्र कहते हैं। तो ये दुआव क्षेत्र थे, यहाँ बहुत सारे चीजों का उत्पादन होता था, जूट है, कपास है, बहुत सारी चीजों का उत्पादन होते थे। बंगाल व्यापार के मामले में एक धनी प्रांत भी थे। अब ध्यान से समझेंगे, कहते हैं कि फारूक शेर से ये दस्तक लिए और बंगाल से फ्री ट्रेड करना शुरू कर दी। देखते ही देखते 1719 ईस्वी का शासनकाल जब बात करें तो 1719 ईस्वी में ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे ओडिशा का जो कारभार था वो भी बंगाल में मिल गया। ये जो आप ओडिशा देख रहे हैं ये भी बंगाल में मिल गया। तो अब बंगाल का जो प्रांत हो गया वो और भी बड़ा हो गया। ध्यान सुनेंगे, तो जब प्रांत बड़ा होंगे, जब दूसरा एरिया आके बंगाल में मिलेगी तब ओडिशा के बहुत सारे चीज बंगाल के बाजार में बिकेंगे, खरीदाएंगे, तो बाजार भी तो बढ़ेगा ना। अब ध्यान से समझेंगे। इसके बाद कहते हैं कि 1719 में अब बंगाल मिला। अब 1719 से बात करें तो अब वही बंगाल है जिसमें ओडिशा आते हैं, वही बंगाल है जिसमें पश्चिम बंगाल आते हैं, वही बंगाल है जिसमें पूरा का पूरा बांग्लादेश आते हैं। अब इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। इसके बाद अगर कहें तो जो मुर्शिद कुली खा, यही मुर्शिद कुली खा था कि जिसको एक समय में 1700 ईस्वी में औरंगजेब जो था इनको बंगाल का दीवान बनाए थे। बाद में ये दीवान से सूबेदार हुए और बाद में सूबेदार से स्वतंत्र होकर के नवाब हो गए। ठीक है। अब यहाँ मुर्शिद कुली खा के कहते हैं कि 1719 के बाद जो होता है इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इनके गुजरने के बाद इनका जो दामाद होते हैं यानी मुर्शिद कुली खा के जो दामाद होते हैं उनका नाम था सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, सुजाउद्दीन बंगाल के क्या होते हैं? नवाब। किनके जाने के बाद? तो मुर्शिद कुली खा के जाने के बाद। और आगे ध्यान से सुनेंगे, देखते ही देखते कहते हैं कि 1733 ईस्वी का वो समय था कि जिसमें बिहार का भी जो कार्यभार था वो किसमें मिल गया? तो ये बंगाल में मिल गया। याद रखेंगे, बिहार का जो कार्यभार था वो किसमें मिला गया? तो आपका बंगाल में मिल गया। अब ध्यान से समझिएगा बात को। अब यहाँ पर बंगाल और भी बड़ा हो गया। अच्छा, बिहार, अभी बिहार झारखंड दोनों एक है, इस दोनों को मिला के बिहार कहते थे। तो आप ये भी नहीं समझिए कि अभी झारखंड नहीं, झारखंड इसी में शामिल है। तो ये पूरा बिहार और नीचे का एरिया ये झारखंड, ये जो है आपका ओडिशा। तो इतना बड़ा क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे फिगर में कि अब इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। अब इसको बंगाल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, बिहार भी इंक्लूड है, ओडिशा भी इंक्लूड है, अब इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी इंक्लूड है, बांग्लादेश भी इंक्लूड है। अब इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को लीजिए तो एक बंगाल होता था। अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें आगे अगर बात करें तो कहते हैं कि 1733 ईस्वी में जब बिहार जब इसको मिल गया तो थोड़ा होता है क्या कि कोई भी क्षेत्र अगर बड़ा होता है भौगोलिक दृष्टि से तो उसमें प्रशासनिक चीजों में थोड़ा समस्या आने लगता है। उसको चलाने में कहां पर क्या करेंगे, प्रशासनिक में दिक्कत आने के कारण होते हैं क्या कि यहाँ पर बिहार के नायब सूबेदार, जो कि सूबेदार के नीचे का पद होता है, और नायब सूबेदार अलीवर्दी खां को बहाल किया गया। ध्यान से सुनने के बाद को 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार बंगाल में मिल गया। अब क्षेत्र बड़ा हो गया, प्रशासनिक दृष्टि से भी समस्या आ सकते हैं, इसीलिए इस बिहार में जो सूबेदार के नीचे का पद था जिसको नायब सूबेदार बोलते हैं, तो इस नायब सूबेदार का जो पद मिला वो अलीवर्दी खां को। अब ध्यान से सुनेंगे,
अलीवर्दी खां जो है वो सुजाउद्दीन के कोई रिलेशन में नहीं है। ये सुजाउद्दीन कौन है? तो अभी हम बताएं कि मुर्शिद कुली खां के मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां का जो दामाद हुए सुजाउद्दीन, वही जो है अब बंगाल के नवाब थे। अब बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन थे और अलीवर्दी खां इनके कोई रिलेशनशिप के नहीं थे। अब ये एक अजनबी अलीवर्दी खां को क्या किए कि बिहार का नायब सूबेदार बना दिए। अब आगे अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि 1739 ईस्वी का वो समय था, ध्यान से सुनेंगे 1739। इससे पीछे थोड़ा सा एक बात हम आपको बता दें कि बीच में होता है क्या कि ये जो सुजाउद्दीन होते हैं और अलीवर्दी खां को जब नवाब बनाते हैं तो अलीवर्दी खां पहले तो नायब सूबेदार था, लेकिन बाद में अलीवर्दी खां सोचा कि भाई धीरे धीरे उसको भी एक मन में ख्याल था कि हम इतने बड़े क्षेत्र, भौगोलिक से इतना बड़ा क्षेत्र और एक धनी समृद्ध शक्तिशाली प्रांत जिसको बंगाल कहते हैं, इस बंगाल के नवाब बनने के मन में इच्छा बहुत पहले से ही चल रही थी, जिस व्यक्ति का नाम था अलीवर्दी खां। अब ध्यान से सुनेंगे बात को। यहाँ हुआ क्या कि अलीवर्दी खां के बीच में अब मृत्यु हो गया। वही अलीवर्दी खां के सुजाउद्दीन के मृत्यु हुआ, वही सुजाउद्दीन जो अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था। तो अब बंगाल के नवाब कौन बनेगा? क्या अलीवर्दी खां बनेंगे? नहीं। अभी बंगाल के जो नवाब हैं वो सुजाउद्दीन के पुत्र, जिस पुत्र का नाम था सरफराज, ध्यान सुनेंगे। तो सरफराज बंगाल का क्या हुआ? नवाब हुआ। और से सुनेंगे कि सरफराज जो है, जो सुजाउद्दीन का पुत्र था, वो बंगाल का क्या बना? नवाब बन गया। अब ध्यान से सुनेंगे, अभी भी नायब सूबेदार के पद पर जो है वो बिहार में वो अलीवर्दी खां ही है। अलीवर्दी खां को लगता था कि हम जो है सरफराज को मार दे और बंगाल का नवाब बन जाए। ये मन में बहुत पहले से ही ख्याल आ रहा था, लेकिन ये जो बंगाल के नवाब होते हैं ना, उनसे बगावत भी नहीं कर सकते। रीजन ये है कि बंगाल के जो नवाब हैं, अगर उनसे बगावत करेंगे तो इनको भारी पड़ सकता है। भारी कैसे पड़ेगा? क्योंकि देखिए ये जो सूबा जो प्रांत है वो अभी भी मोटा मोटी अगर देखिए तो ये मुगल शासकों के अधीन ही है। अभी उतना फ्रीडम नहीं हुआ है, भले ही अब धीरे धीरे जिस तरह से मुगल डायनेस्टी एक कमजोर होते चला जा रहा है, उसका विघटन होते चला जा रहा है, लेकिन अभी भी मुगलों के खौफ कमी नहीं है। जो मुगलों में जो खौफ दूर दूर तक फैल गया था, जब महान महान सम्राट वगैरह आए, अकबर आए, औरंगजेब आए, तो इनसे इनके दूर दूर तक ख्यातियां वगैरह सब बढ़ चुके थे, खौफ भी थे। तो अभी ये फ्रीडम पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर बंगाल के नवाब क्या है कि यहाँ के रेवेन्यू को कलेक्ट करके, राजस्व को कलेक्ट कर करके और इस प्रत्येक वर्ष सालाना जो है नजराना वो मुगल दरबार में देते थे। तो भैया अगर जहां से टैक्स आएगा तो अगर ये दिक्कत में पड़ेगा, बंगाल के नवाब को अगर तकलीफ होंगे तो यहां से क्या होंगे कि मुगल की भी सेना इनकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आएंगे, क्योंकि ये तो मुगलों को टैक्स देते हैं ना, तो मुगल भी तो इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी लेंगे। अब इस तरह की समस्या आ रही थी और कहते हैं कि यहाँ अगर अलीवर्दी खां जो कि बिहार का नायब सूबेदार है, अगर बंगाल के नवाब से अगर पंगा लेगा तो समस्या ये होगा कि ये तो ऑलरेडी बंगाल के नवाब है, इसके पास तो काफी अच्छी खासी सेना होंगे, फोर्सेस होंगे, इसके अलावा इनको मदद मिल सकता है कहां से? तो मुगल बादशाह से मिल सकते हैं। तो इसीलिए अभी अलीवर्दी खां समय का इंतजार कर रहा था कि कुछ उस तरह का समय आ जाए जो समय मौका का फायदा देख कर करके हम जो है पलटवार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ध्यान से सुनेंगे। आगे कहते हैं कि सुजाउद्दीन के बाद आप मालूम होगी आपको कि सरफराज जो है इस बंगाल के नवाब हो गए। आगे कहते हैं कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत में आया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत आया था। अब ध्यान सुनेंगे, उस समय मुगल जो बादशाह थे वो परिवर्तन हो गए थे और अब का जो मुगल बादशाह है वो मोहम्मद शाह थे। ध्यान से सुनेंगे, मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह। तो देखिए दिल्ली के गद्दी पर बैठे मुगल बादशाह जिनका नाम मोहम्मद शाह है, और एक ईरान से आया एक व्यक्ति जिसका नाम था नादिर शाह। ये ईरान के, नोट डाउन कर सकते हैं कि ये नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन भी कहा गया है। याद रखना है आपको कि नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये नादिर शाह क्या किया कि ये भारत में आया और यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया।
लूटपाट मचाया, बहुत सारे क्षेत्र खर खजाने रॉयल ट्रेजरी कंगाल कर करके, और नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह को हरा दिया और लूटपाट मचाया, फिर वो अपने देश लौट गया। तो ये जो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच जो युद्ध हुआ, ये 1739 ईस्वी में हुई। इस युद्ध को करनाल का युद्ध कहते हैं, याद रखेंगे। इस युद्ध को क्या कहते हैं? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध किसके किसके बीच हुई? तो ईरान के नेपोलियन नादिर शाह और भारत के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। अब इस युद्ध से हुए क्या कि बेचारे मुगल बादशाह तो एकदम डर गए थे, मुगल बादशाह एकदम डर गए थे। अब एक बात आपको बताइए कि इस मुगल बादशाह के क्षेत्र में, अधीन में बहुत सारे क्षेत्र आते थे। अब इसमें हुआ क्या कि जैसे मान लिया, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि एक ऐसा रंगदार है कि जिसे दूर दराज के छोटा मोटा जैसे कि रंगदार आप पर फोन करता है और सब प्रणाम एकदम कर रहा है, आप वो एकदम माफिया हो, और जो आपके अंडर में जो छोटे छोटे क्षेत्र के जो छोटा मोटा रंगदार पड़ रहा है वो आपके अंडर में है। अब आपको जैसे किसी भी प्रकार के उन लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप मदद करते हैं, आपके नाम लेकर के वो लोग जी रहा है। लेकिन कोई बाहर का आदमी आए और आप ही को मार के एकदम जैसे कि थपथपा दे, कुछ समझ में न करे, कोई वैल्यू ही आपको नहीं दे, तो बताओ जो आपके नजर में जो आपके नाम से खौफ मचा रहा था अगल बगल, वो तो भाई आप पर हंसेगा। यही चीज होते है ना। अब हुआ क्या कि नादिर शाह के अपन में इंटरनली मामले में देखे इंडिया के, तो सब छोटे छोटे जो प्रांत थे वो मुगल से डरते थे, मुगलों से, कि बड़ा खतरनाक होते हैं भाई, ज्यादा इस लोग जो है जो आपको भेंट देने के लिए कह दी, उससे चलो बगावत करेंगे मुगलों सम्राट से, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो इस तरह का एक खौफ था, डर था। लेकिन जब नादिर शाह 1739 ईस्वी में आया और ये मोहम्मद शाह को हरा दिया, अब मोहम्मद शाह एकदम सिमट गया, बेचारा सिसक गया, डर सा गया, तो बताओ जाहिर सी बात है कि अब बंगाल के लोग भी जो है इनको वैल्यू नहीं देंगे। यानी इनको लग जाएगा ये मुगलों की अब ताकत पकड़ लिए हैं, नस पकड़ लिए हैं कि अब मुगलों में पहले वाली कुछ उस तरह का कर करनामा नहीं रह गया है। अब इन लोग के पास उतनी शक्ति नहीं है, सैन्य शक्ति भी मजबूत नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब इसी का फायदा उठाते हैं, कहते हैं कि आगे चल करके 1739 में जब ये इसी चीज को जब अलीवर्दी खां देखा कि मुगल बादशाह कुछ नहीं कर सकते हैं हमारी लड़ाई में, तो कहते हैं कि आगे 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। ये गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो गिरिया का युद्ध जो होता है सरफराज, ये सरफराज कौन है? तो सुजाउद्दीन का पुत्र, वही सुजाउद्दीन जिसको अलीवर्दी खां को बंगाल का क्या बनाया था, तो सॉरी बिहार का नायब सूबेदार बनाया था सुजाउद्दीन अलीवर्दी खां को। सुजाउद्दीन के मरने के बाद इसका पुत्र सरफराज गद्दी पर बैठा था। अब ये सरफराज को क्या किया कि गिरिया का युद्ध लड़ा, इस युद्ध को गिरिया का युद्ध कहते हैं। ये सरफराज जो कि बंगाल के नवाब है और वे अलीवर्दी खां जो कि बिहार के नायब सूबेदार है, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध को गिरिया का युद्ध कहते हैं। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हो गई और कहते हैं इस युद्ध में सरफराज की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां सरफराज को मरवा दिया और मरने के बाद अलीवर्दी खां खुद जो है इस पूरे बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया। अब यहाँ ध्यान से समझते चलेंगे, सीरीज से देखिए आगे कि अब अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब है। इसके बात करें तो आगे चल करके जैसे ही ये 1740 ईस्वी में पूरे बंगाल के नवाब बनता है, तो आगे चल करके 1751 ईस्वी आते आते अब इसको ये बंगाल के नवाब था, बढ़िया से फल फूल रहा था, सब चीज बढ़िया से चल रहे थे। अब इसमें हुआ क्या कि मराठा लोग क्या किए कि आक्रमण कर दिए बंगाल पर। अब बंगाल पर एक और दिक्कत आ गया। अब इनकी एक सामने एक चुनौती आ गई, एक चैलेंज आ गया कि भाई मराठों से कैसे निपटे। तो ये जानते थे मराठों की ताकत से अच्छी खासी जो है ये रूबरू हो चुके थे। ये जानते थे कि अगर बंगाल पर ये लोग आक्रमण करेंगे, हम मराठों से भिड़ेंगे तो अंततः हमारी ही पराजय होगी, हार हो जाएगी। और ये इतना मेहनत से बंगाल का नवाब बना था एक नायब सूबेदार से, तो कहा कि भैया हम आप में जो है एक संधि कर लेंगे। और अंततः कहते हैं कि मराठों से अलीवर्दी खां 1751 ईस्वी में संधि कर लेता है। संधि क्या हुआ था? संधि के तहत बोला कि भैया बिना लड़ले हम आपको कुछ दे देंगे, तो क्या दिक्कत है। अब मराठा को भी लगेगा कि भाई लड़ाई होगा तो सैनिक मराएगा, बहुत सारे संसाधन खर्च होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना क्षेत्र पर जीत होती है। तो यहाँ इसको क्या हुआ, एक अवसर मिल गया, मराठों को मिला क्या अवसर कि बिना कुछ किए हुए पेमेंट आ जाएगा, ये कुछ भी संधि होगा तो कुछ तो हमारे फायदा में होगा।
क्योंकि ये नहीं लड़ना चाह रहा, हम लड़ना चाह रहे, तो अगला आदमी तो हमारे पक्ष में हित में रखेगा ना कुछ बात को। तो अब क्या हुआ कि अली वर्दी खां कहा कि हम आपको जो है इस उड़ीसा का कार्यभार जो बंगाल में मिल गया था, तो ये कहा कि हम पूरा उड़ीसा का कार्यभार आपको सौंप देंगे। तो इस संधि के मुताबिक मराठों को ओडिशा मिला, याद रखेंगे, मराठों को क्या मिला, ओडिशा मिला। और साथ ही साथ ये भी तय हुआ कि ओडिशा का तो कार्यभार हम आपको देवे करेंगे, और साथ ही साथ कहे कि सालाना हम आपके यहाँ नजर भेंट कराने आएंगे, साल में एक बार जो है हम आपको उपहार के रूप में सालाना के 12 लाख रुपया हम आपको नजराना देंगे। ध्यान से सुनेंगे बात को। तो 12 लाख नजराना, 12 लाख साल का रुपए, और साथ ही साथ ये पूरा बंगाल का प्रांत, सॉरी बंगाल का प्रांत नहीं, ये पूरा का पूरा ओडिशा का प्रांत जो है हम आपके हवाले करेंगे। तो मराठों को लगा कि क्यों लड़ाई झगड़ा करना है, संसाधन वगैरह लॉस होंगे, यहाँ सैनिक मराएंगे, थोड़ा दिक्कत होता है, ये सब बेकार है। जब इतना कुछ मिल रहा है तो ये संधि कबूल करते हैं। कहते हैं कि मराठाओं के साथ जो है संधि हो गई। अब ओडिशा का जो कार्यभार जो बंगाल संभालता था वो अब मराठों के अंडर में आ गया। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए, कहते हैं कि 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां जो है, अब आगे का जो नवाबी जो होता है, अगला नवाब, वो अपने नाती सिराजुद्दौला को बनाते हैं। अब नाती को क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके अली वर्दी खां का कोई अपना पुत्र नहीं था, और इनकी 3 बेटियां थी, और 3 बेटी में सबसे छोटी वाली बेटी का जो बेटा था, यानी बेटी का बेटा यानी नाती कहलाएगा, इसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को क्या किए, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना दिए, यानी अली वर्दी खां अपने ही नाती को बंगाल का क्या बना दिए, नवाब बना दिए। अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो अगर ये 3 बेटी हैं, तो एक बेटी के बेटा को अगर नवाब बनाते हैं बंगाल के, तो इनके अलावा इनके अन्य 2 बेटियां भी है जो आपस में चाहेंगे कि हमारा भी पुत्र नवाब बने। तो इस तरह का समस्या हो गया, और कहते हैं कि इसी बीच 3 तरफा मोर्चा जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए हुआ क्या था कि बंगाल क्षेत्र में ही आने वाले एक जगह था, या छोटा मोटा जगह है जिसका नाम है पुरिया, और ये पुरिया जगह है, और इसके में कहते हैं कि बड़ी वाली इनके जो बेटी होती है, अली वर्दी खां के बड़ी वाली बेटी, और सिराजुद्दौला से अगर हम देखें तो सिराजुद्दौला के अकॉर्डिंग देखें तो इनके बड़ी वाली मासी, तो इनके बड़ी वाली मौसी का जो लड़का था जिसका नाम था शौकत जंग, ये पुरिया में ऐसे ही हुकूमत किया करते थे। छोटा मोटा बताइए, जिनके अगर नाना जी यहाँ से देखिए तो सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खां है, शौकत जंग के नाना भी अली वर्दी खां है, तो जिसके नाना ही बंगाल का नवाब हो, तो छोटे मोटे क्षेत्र पर तो हुकूमत करना उसके लिए आम बात हो गया, है ना। तो देखिए अब उससे कौन पंगा लेगा, पुरिया में रंगदारी करेगा तो कौन ओकरा से पंगा लेगा, वो जानता है कि ई कहेगा पर नाना से, अगर नाना के जो है पूरा का पूरा पहुंच कहां तक है भैया, तो मुगल तक के है, तो थोड़ा सा तो खौफ डर रहने करेगा। तो कहते हैं कि पुरिया में शौकत जंग जो है ये अपना क्षेत्र में राज कर रहे थे। इसके अलावा कहते हैं कि एक और मौसी खुद जो है बीच वाली मौसी, तो ये मौसी जिसका नाम है घसीटी बेगम, और घसीटी बेगम क्या कर रहे थे कि ढाका में राज कर रहे थे, जो एक समय में हम अभी बताएं कि मुर्शिद कुली खां के आने से पहले जो यहाँ बंगाल थी इसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन बाद में मुर्शिद कुली खां 1717 में इसकी कैपिटल बदल कर करके और कहां कर दिए, तो मुर्शिदाबाद कर दिए थे। तो ढाका में घसीटी बेगम यहाँ हुकूमत कर थी। अभी तीनों के बारे में ध्यान से सुनेंगे। एक जो सिराजुद्दौला अली वर्दी खां के छोटे वाली बेटी का बेटा है, एक बड़ी वाली जो बेटी है अली वर्दी खां के, उसका जो पुत्र है वो पुरिया में राज कर रहा था, शौकत जंग उसका नाम था, और बीच की एक बेटी जो थी उनका नाम था ढाका, जिसका सॉरी उनके जो लड़की का नाम था उसका नाम घसीटी बेगम, और वो ढाका पर राज कर रहे थे। तो ये दोनों चाह रहे थे कि हम लोग को भी तो कुछ मिलना चाहिए था बंगाल में। अब ये बंगाल का जो नवाब है वो सिराजुद्दौला को बना दिया, आखिर हम भी तो हैं एक रिश्तेदार। तो ध्यान सुनेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये 2 गुट बट गया। अब इससे थोड़ा सा पीछे का हम आपको चार्ट बताएं तो देखिए पीछे के चार्ट में हम आपको क्या बताएं कि एक समय था 1717 ईस्वी जब मुगल बादशाह फारूक सियर दस्तक दिए थे, फरमान दिए थे कि आप व्यापार फ्री में कर सकते हैं, केवल ये 3000 के जो है व्यापारिक दस्तक को दिखा करके, कहां से, ऑलरेडी बंगाल से आप कर सकते हैं।
और उसमें मुक्त था। अब इस दस्तक का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले दुरुपयोग कर रहे थे। दुरुपयोग किस तरह से कर रहे थे कि ये दस्तक दिखा कर करके अपने तो व्यापार करवे करते थे, अपने छोटे मोटे जो निजी कर्मचारी, निजी छोटे मोटे व्यापारी थे, उनको भी दस्तक दे कर करके और फ्री में व्यापार करवाता था। कुछ हद हो गई कि अब धीरे धीरे भारतीय भी व्यापारी को पकड़ा, और जहां मान लेते हैं किसी वस्तु के खरीदने पर या बेचने पर उसको व्यापारी को अगर 50 रुपए देने होते थे, तो अंग्रेज क्या करते थे कि उससे 20 रुपए ले लेते थे और उसको भी कहते थे चलो भैया तोरो 30 रुपया बचा, और 20 रुपया अंग्रेज को बैठे बैठे आ गया। अंग्रेज इसको दे दिए भारतीय व्यापारी को कि लो व्यापार करो, इसको दिखा के फ्री में, ये वीआईपी कोटा के कार्ड है, ये दस्तक वीआईपी है, इसको दिखाइएगा। बंगाल के कोई आदमी का मजाल नहीं किसी व्यापारी को कि पैसा ले लेगा, काहे कि साधारण आदमी नहीं दिया है, ये फारूक शेर दिया है, वही मुगल बादशाह दिया है। तो यह समस्या क्रिएट हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे बात को, तो कहते हैं कि इस तरह का सिचुएशन था, और इस दस्तक जो 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था मुगल बादशाह से, और इस दस्तक का ये दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब ध्यान से सुनेंगे बात को। इसमें हुआ क्या कि भारतीय जो व्यापारी होते थे उनको वस्तु महंगे पड़ने लगते थे। रीजन क्या है कि भारतीय व्यापारियों को कर देना पड़ता था, जबकि अंग्रेज को कोई कर नहीं देना पड़ता था। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी वस्तु अब 50 रुपया के अगर मान लिया बाजार में बेचने जा रहे हैं, तो बेचने पर अगर मान लिया 10 रुपया का आपसे टैक्स ले रहा है, तो 60 रुपया तो आपका भैया कॉस्ट हो गया मोटा मोटी। तो मोटा मोटी आप तो 60 रुपया बेचेंगे। अगर इसमें भी आप बेनिफिट है, तो अगर आपका 50 रुपया अगर लागत है और 10 रुपया आपका फिर टैक्स आ गया, तो 60 रुपया तो आपका टोटल कॉस्ट आ गया इसमें टैक्स वगैरह जोड़ के। तो मिनिमम आप 70 रुपया में बेच रहे हो, तो 10 का फायदे। अब अंग्रेज को अगर 50 रुपया में भी लागत है, तो उसको तो कोई कर उड़ देना नहीं है, तो 60 रुपया में भी बेचेगा, तो सबसे ज्यादा तो अंग्रेज की ना वस्तु बिक पाएंगे। इनसे भारतीय व्यापारियों को काफी झटका लगा। अब ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए नवाब भी तो बंगाल के बदल चुके थे। अब सिचुएशन क्या हुआ कि कहते हैं कि यहाँ अंग्रेज जो है इस चीज का जब दुरुपयोग करना शुरू कर दिए थे, तो यहीं पर बात आगे हम बता रहे हैं आपको कि जब ये दुरुपयोग किए तब सिचुएशन क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे, तो नवाब कौन बदल गए, तो सिराजुद्दौला बदल के हो गए। अब बंगाल के नवाब जो है अंग्रेजों को कहे कि भैया वो पहले के नवाब और पहले के मुगल बादशाह के, अभी लेटेस्ट में हम बंगाल के नवाब हैं, अगर व्यापार कैसे करना नहीं करना है, कौन नियम क्या होगा नहीं होगा, ये हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। अब हमारी मर्जी से व्यापार चलेंगे, चूंकि आप दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इस तरह का सिचुएशन हो गया। तो बताइए अब अंग्रेज को तो बुरा लगा कि नहीं, उतना दिन तो मजे मजे में व्यापार कर रहा था, अब डायरेक्ट बैन हो गया इस पर, तो भाई अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला के क्या हो जाएंगे, विरुद्ध हो जाएंगे, बंगाल के नवाब के विरुद्ध हो जाएंगे। और सिराजुद्दौला के विरुद्ध सोचना शुरू कर दिए ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश वाले, तो शुरू कर दिए। वो चाहते थे कि क्यों ना बंगाल में हम अपने हाथ के कठपुतली को बैठा दे, यहाँ के नवाब बना दे झूठो मुठो, और पूरा बंगाल को अपने अधीन कर लेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे जो है आपका उपनिवेशवाद के विचार आने लगे। अब अंग्रेजों के मन में एक बात आ गया कि बंगाल पर नवाब बदलता है तो बार बार नियम कानून बदल जाएगा, इससे बढ़िया है कि बंगाल का नवाब हम अपने मर्जी से बनाएंगे और अपने मर्जी से बंगाल के सभी संसाधनों पर हम क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, हुकूमत कर लेंगे। अब बात को ध्यान से समझेंगे बात को। इस तरह का सिचुएशन बनना शुरू हो गया। अब देखिए हुआ क्या कि एक तरफ तो अंग्रेज विरुद्ध में चल गया, और दूसरे तरफ जो अली वर्दी खां के छोटी बेटी का जो बेटा सिराजुद्दौला बना था, तो अब इसके लेकर के इसी के घरे में 2-3 अपना ये लोग एंटी पार्टी हो गए। तो अब देखिए ढाका के मौसी घसीटी बेगम और घसीटी बेगम के जो नीचे का जो राजस्व कलेक्ट करने वाले जो दीवान होते थे वो, और साथ ही साथ एक बड़की बहन पूत कह सकते हो, बहन के बेटा, बड़ी वाली बहन का बेटा बहन पूत कहलाते हैं। तो ये पुरिया के जो सौका जगह था, ये सब एक तरफ हो गए, और इन लोगों का साथ देने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज। अब ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी का युद्ध हुआ। ये मनिहारी का युद्ध घरेलू मामला में हुआ था। ये सब जो किसी का मौसी, किसी से रिलेशन से बहन पूत, इस तरह का जो लग रहा है, यानी घसीटी बेगम, शौकत जंग उसका दीवान, और साथ में सिराजुद्दौला, इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। इसका इन लोगों के साथ अंग्रेज भी दे रहे थे।
लेकिन इस युद्ध में, मणिहारी के युद्ध में हुआ क्या कि सिराजुद्दौला जो था वो शौकत जंग की हत्या कर देता है और शौकत जंग की हार हो जाती है। मणिहारी के युद्ध, मणिहारी का युद्ध 1756 में हुआ था, अक्टूबर 1756 में। आगे नेक्स्ट सुनते हैं। 1756 ईस्वी एक ऐसा टाइम था कि ये ब्रिटेन और फ्रांस कंपनियों के बीच में लेकर के मतभेद था और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो है युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। यानी फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियां जहां जहां भी थी, ये केवल भारत में नहीं, अदर भी दूसरे दूसरे जो औपनिवेशिक देश थे, तो वहां अगर फ्रांस और ब्रिटेन की जो कंपनियां थी वो दोनों आपस में क्या कर रही थी कि मतभेद कर रही थी, लड़ रही थी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सभी जगह युद्ध का मोमेंट छिड़ गया। तो इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और जब सप्तवर्षीय युद्ध कायम हो गया तो भारत में फ्रेंच कंपनियां भी थी, भारत में ब्रिटिश कंपनियां भी थी। तो दोनों कंपनियों में कभी भी लड़ाई हो सकते थे, कभी भी युद्ध का माहौल हो जाए और एक दूसरे पर अटैक न हो जाए। इसलिए जिनका अपना अपना जो जगह व्यापारी का केंद्र था, जो बस्ती थे, तो उनको ये चाहते थे कि किलाबंदी कर ले। अब अंग्रेज सोचे कि हम अपने एरिया पर किलाबंदी कर लेंगे। अब फ्रांस वाला भी सोच रहा है कि हम भी किलेबंदी करेंगे। किलेबंदी यानी दुर्गीकरण, जहां हमारा फैक्ट्री वगैरह है, व्यापारिक केंद्र है, उसको चारों पत्ती को लंबे बड़े बाउंड्री से घेर लेंगे, कवर कर लेंगे, जिससे किलाबंदी से होगा, युद्ध के दौरान रक्षा होंगे, प्रोटेक्ट होंगे। अब ध्यान से सुनेंगे। इस समय सिचुएशन क्या है कि जब यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध हुए तो भारत में भी ऐसा लग रहा था कि भैया भारत में भी तो हम दोनों गोतियां हैं, फ्रेंच वाले भी हैं, ब्रिटेन वाले हैं, तो यहाँ किलेबंदी शुरू हो गया। अब किलेबंदी कलकत्ता में हुआ, किलेबंदी, और लेकिन कलकत्ता में ही किलेबंदी अंग्रेज कर रहा है और कलकत्ता के नवाब से ही अगर इजाजत ना ले तो आप समझ सकते होंगे कि नवाब को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। मान लेते हैं आप किसी भी जगह पर, हम मान लेते हैं कि अब आपको एक सीट मिल जाए, आपको एक आगे के बेंच पर रोल नंबर 1 आपको मिल जाए और आपको बेंच पर आगे सीट मिल जाए, आप बैठेंगे, रोज आएंगे क्लास करें। अब आप कहिए कि हमारी सीट है, हमारा बिना क्लास के टीचर से पूछे हुए अब वो बेंच पर क्या कर दीजिए कि आप एगो अपर रोल नंबर 1 पर सोफा लगा दीजिएगा। तो बताओ टीचर दिक्कत में पड़ जाएगा जी। टीचर को ये मतभेद जैसा होना शुरू हो जाएगा, जलन होना शुरू हो जाएगा कि क्यों भाई तुम बड़े ये हो, माने स्मार्ट बन रहे हो कि भाई तुम अपने जगह पर तुम ऐसे बिना पूछे बिना इजाजत का सोफा वगैरह लगा दोगे। ये फिर अगर मान लेते हैं आप किसी के यहाँ मकान में रेंट लिए हुए हैं और पता चला कि आप रेंटर एक हो, उसके अलावे भी अगर वहां आप रह रहे हैं तो अपने से जिन्हें मन तेने दीवार घेर देंगे, जिन्हें मन तेने किचन बना देंगे बिना मकान मालिक के मर्जी से। तो क्या जो मकान का जो ऑनर है उनको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जाहिर सी बात लगेगा। अब बंगाल की सब जो किलेबंदी कर रहा था ब्रिटिश वाला और फ्रेंच वाला, ये सब बंगाल के बिना मर्जी से हो रहा था। तो बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला थे, इसको जब डांटे फ्रेंच कंपनियों को, तो फ्रेंच कंपनी तो किलेबंदी कराने से रोक दी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जानता था कि भौंक रहा है, कुछ करेगा नहीं, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किलेबंदी के लिए किलेबंदी करने से वो पीछे नहीं हटी। यानी किलेबंदी का जो कारनामा था वो चलाते ही रह गया। वो अंग्रेज जो था सिराजुद्दौला से डरने होने वाला नहीं था। अब परिणाम क्या हुआ कि जब इस तरह का सिचुएशन हुआ तो कहते हैं कि कलकत्ता के किलेबंदी पहला एक मुद्दा आ गया। दूसरा, आजकल अंग्रेज दस्ता का दुरुपयोग कर रहा था, ये भी मैटर आ गया। अब इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है एकदम क्रोधित हो गया और क्रोधित करके कहते हैं कि जिस फोर्ट विलियम, जिसको कलकत्ता के नाम से जानते हैं, तो जिस फोर्ट विलियम को घेराबंदी किलेबंदी करवा रहा था अंग्रेज, अब उस पर क्या किया कि सिराजुद्दौला अपने फोर्स के साथ जो है आक्रमण किया और फोर्ट विलियम को अपने कब्जा में लिया और ये अंग्रेज को भगा के फलटा द्वीप खरीद दिया। अब अंग्रेज सीधा फलटा द्वीप पर चल गए। अब बंगाल से उन लोगों का डेरा डंडा ही हटा चले थे किलेबंदी करने के लिए, अब वहां रहने का शरण भी नहीं मिल रहा। अब सिराजुद्दौला क्या किए कि फोर्ट विलियम पर कब्जा करके फलटा द्वीप पर इनको भेज दिए। अब ध्यान से समझेंगे बात को। इस फोर्ट विलियम पर अब अधिकार हुआ सिराजुद्दौला को। याद रखेंगे किसका अधिकार हुआ? सिराजुद्दौला। अच्छा, इसी में एक बात याद रखेंगे कि जे हार्डवेल थे और ये जेजेड जो हार्डवेल थे, ये एक घटना के बारे में उल्लेख किए। कई इतिहासकार इस घटना को झूठी घटना कहते हैं। ये बोले कि देखिए जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर कब्जा कर रहा था तो उस समय कहते हैं कि एक ही कमरे में, वो कमरा 18
14 का बना हुआ एक कमरा था। उस कमरे में 146 अंग्रेज को सिराजुद्दौला जो है रात भर के लिए बंद कर दिया। 146 अंग्रेज को एक कमरे में बंद कर दिया। वो कमरे की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 18 14 का वो कमरा था और उसी में 146 को। कई विद्वान कहते हैं कि इतने छोटे से कमरा में इतना बोरा थोड़ी ना है कि ये वैसे रख दिए फिर उसके ऊपर में रख दिए फिर उसके ऊपर में ला दिए। बोरा है तो अपना वो स्थिर रह जाएगा, लेकिन आदमी है वो आदमी के ऊपर रखे भसक जाएगा, बड़ी मानी फेरा हो सकता है। तो देखिए इस तरह के हालवेल एक घटना के बारे में जिक्र किया और बोला, हालवेल बोले कि उसमें हम भी एक शामिल थे और ये रात के लिए जब उसमें डाल के बंद कर दिया गया, वो कमरा अंधेरा सा कमरा था, जब अंधेरे कमरे में बंद कर दिया तो जब कल होकर के जब खोलता है उस कमरे को तो कहते हैं 146 गो में से 123 गो के जो है मृत्यु हो गए, केवल दम घुट गया एक कमरे के अंदर। और कहते हैं कि उस कमरे में मात्र एक लड़की भी थी जिसको उसमें बंद कर दिया गया था। और साथ ही साथ हालवेल कहते हैं कि हम खुद इस चीज को आंख से देखे हैं, हम उसमें खुद शामिल थे और इसीलिए इसके घटना को ब्लैक होल की घटना भी बोलते हैं। काल कोठरी में बंद कर दिए एक कमरा में जो कि अंधेरा कमरा था और जिसके कारण 123 गो के दम घुटने से मृत्यु हो गए और बोले कि मात्र और मात्र 146 गो में से जिंदा 23 गो निकले, बाकी सब मर गए। अब ध्यान से सुनेंगे। अब इस घटना को हॉल में लिखते हैं, ये भी एक अंग्रेजी है। अब इस चीज को लेकर के अंग्रेज जो है अब ये नवाब के ऊपर में दबाव बना रहा है कि तुम हमारे 123 अंग्रेजों को मार दिए हो। अब ये कोई एक फायदा उठा रहा है इस घटना को लेकर करके अब नवाब पर अंग्रेज दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब इस स्थिति में अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ाएंगे कि किस तरह से वाटसन और क्लाइव को भेजेंगे और धीरे धीरे जो है ये लोग एक षड्यंत्र रचेंगे बंगाल के खिलाफ। चूंकि एक तो मौका मिल गया है ब्लैक होल के हिसाब से कि आपने हैं जो मेरे साथ अन्याय किए हैं, हमारे इतने व्यक्तियों को आप काल कोठरी में बंद करके मार दी, एक तो आरोप लगाया जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि 18-14 के कमरा में 146 आदमी रह नहीं सकता, ये हालवेल झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भी इस घटना को लेकर के अंग्रेज दबाव बना रहा है और अपने कर्मचारियों को भेज करके इसी घटना से दबाव बना करके षड्यंत्र रचेंगे और षड्यंत्र रचने के बाद फाइनल जो होगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होगी और उसी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद जस्ट बैटल ऑफ बक्सर हो गए और उसके पढ़ने के बाद इस चैप्टर में जो आपका टॉपिक है उपनिवेश और देहात, इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्वैध शासन, अस्थायी प्रणाली, बहुत सारी चीजें इसमें हम आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे सीरीज में। बस बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है छोटा सा कि एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। बस धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। खुदा